वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये 2018 का प्रश्न पत्र है। इसमें आप मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पेपर का प्रारूप आप जानते हैं, इसमें निर्धारित समय होता है 3 घंटे का और अधिकतम जो अंक आपको मिलेंगे वो 150 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही मिलते हैं क्योंकि साहित्यिक विषय है तो उसमें पूर्णांक पे पूर्णांक आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। बाकी सामान्य दिशा निर्देश आप सभी जानते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो प्रश्न के अंत में अंकित है और पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि जो होता है, मतलब जहाँ भी नाम, अनुक्रमांक ये सब लिखने की गुंजाइश होती है वहाँ पर मत लिखिए। सांकेतिक तौर पर अ, ब, स, क, ख, ग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे किसी का अनुक्रमांक या खुद का अनुक्रमांक लिख देना या नाम का इस्तेमाल करना जब तक आयोग न कहे तब तक नहीं करना है, इससे नंबर कटते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि हमें पेपर को हल करने का अप्रोच क्या रखना चाहिए। ये पेपर तो हो चुका है, कंडक्ट किया जा चुका है, जिसे हल करना था, जिसे सिलेक्शन लेना था वो ले चुका है, लेकिन पुराने प्रश्न पत्रों को देखने से हमें बेहतर आइडिया लगता है कि परीक्षा में किस ढंग का हमें पढ़ना है, किस ढंग की रणनीति बनानी। तो आप जानते हैं कि पहला और दूसरा प्रश्न, ये जो हिंदी का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, इसमें पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश अवबोधन का होता है। 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, एक आप यहाँ देख रहे हैं, एक नीचे देख रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को आपको हल करना होता है, भावार्थ, सारांश, संक्षेपण इत्यादि, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या और एक आध प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके जवाब देने होते हैं। और इसमें आपका पूरा 60 अंक निर्धारित होता है, मतलब 30 अंक का पहला पैराग्राफ और 30 अंक का दूसरा, यानी पेपर का एक बड़ा हिस्सा तो यही कवर करता है। और बचा खुचा जो है वो पत्र लेखन के साथ जुड़ जाता है। पत्र लेखन में आप देखते हैं कि तीसरा जो प्रश्न होता है इसमें 2 खंड होते हैं, एक क ख करके होता है, तो इसमें पत्र आपको अलग अलग प्रारूपों पर लिखने होते हैं। प्रत्येक इसका जो खंड है वो 10-10 अंकों का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा खुचा है वो मुहावरे, लोकोक्ति और अन्य जो व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं उसमें बटा हुआ होता है। तो आपको इसमें जो क्रिएटिविटी दिखानी है वो आप गद्यांश अवबोधन में ही दिखा सकते हैं, बाकी चीज़ें तो फिक्स है। पत्र लेखन में भी पत्र का प्रारूप निश्चित है, उसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर सरकारी पत्र कहा गया है तो सरकारी ही लिखेंगे, अर्ध सरकारी कहा गया है तो अर्ध सरकारी ही लिखेंगे। व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे ये अलग बात है, लेकिन कुछ नया करना है, दूसरों से अलग करना है, तो उसके लिए गद्यांश अवबोधन के ये 2 पैराग्राफ होते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। भली भांति पढ़ना आवश्यक होता है, हड़बड़ा कर इसमें कोई भी निष्कर्ष, कोई भी नतीजा नहीं निकालना चाहिए। तो ध्यान से देखें, इसमें कहा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ठीक है, पक्षपाती हूँ यानी पक्ष लेता हूँ इसका। और ये भी यहाँ आप देख रहे हैं, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके और उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। सही बात है, साहित्य वही है जो मानव को मानव बनाने में सक्षम हो, मानवता के गुणों का विकास कर सके। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ वो पुलिंदा है, एक तरह का वाकजाल है, बातों का जाल है। अब यहाँ देखें, मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। सिर्फ हम लोग दलगत जो चीज़ें हैं उनमें बट गए हैं, अपना अपना हमने समूह बना लिया है और सिर्फ उतने के बारे में सोचते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य की इंगित पर जो दलगत स्वार्थ है, स्वार्थ प्रेम, मतलब स्वार्थ से आपका लगाव, ठीक। मनुष्य जन्मजात स्वार्थी होता है, मानव जाति को ईश्वर ने स्वार्थी ही बनाया है, लेकिन अब वो स्वार्थ की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, समय के साथ उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये जो दलगत स्वार्थ प्रेम है ये मनुष्यता को दबोच रहा है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में बट गई है और अपने दल के बाहर का आदमी जो है वो संदेह की निगाह से देखा जाता है। अगर आपके पक्ष का नहीं है तो आप उसे न चाहते हुए विश्वास उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। और उसके रोने गाने तक पर असदुद्देश्य का आरोप किया जाता है कि मतलब इसके पीछे कुछ न कुछ उसकी मंशा होगी, अपना मतलब निकालना चाहता है, यानी कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये। और उसके तप और सत्यनिष्ठा का भी मजाक उड़ाया जाता है। आप कितने भी भले क्यों न हो, लेकिन समाज आप पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। तो आजकल लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया है, मानवता की क्षति हो रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं साहित्य उत्तरदायी है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई। अब ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा,
ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, 1-2 बार पढ़ने से नहीं होता है, कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना चाहिए। और हर बार पढ़ने के क्रम में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, इसका मूल जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको तलाशना होता है। क्योंकि कोई भी लेख हो, कोई भी रचना हो, उसको लिखने वाला लेखक लिखने से पहले अपने दिमाग में एक प्रारूप तैयार करता है, मतलब कोई आइडिया उसके दिमाग में आता है तो लिखता है, और बस आपको वही आइडिया, वही विचार पकड़ना है। उसके बाद आपका सारा काम आपके हस्तगत हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही आपको ये मालूम हो कि केंद्रीय भाव इसका क्या है, मतलब गद्यांश को लिखने का उद्देश्य क्या है, तो उसके बाद आप शीर्षक का चयन करिए। ये कहा गया हो अथवा नहीं कहा गया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गद्यांश अवबोधन में आपको शीर्षक का चयन अवश्य कर लेना चाहिए, ये फायदेमंद होता है। इसमें कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ध्यान से पढ़ा और एक जो उसका सही टाइटल है उसको रख दीजिए, इससे आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है वो भी प्रभावित होगा इससे। फिलहाल यहाँ जो पहला खंड है, मतलब पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि गद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भावार्थ होता क्या है। तो जो सारांश और संक्षेपण आप करते हैं वो अत्यंत संक्षिप्त होता है। जितनी निकम्मी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, उनको आप छांट देते हैं और जितना छोटे में हो सकता है उतना मूल अर्थ गद्यांश का लिख देते हैं, यही होता है। लेकिन भावार्थ उससे थोड़ा सा बड़े आकार का होता है। इसमें भी मूल अर्थ ही लिखना होता है, लेकिन बात को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। ये एक मझले आकार का होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। इसका जो विस्तार है वो व्याख्या जितना नहीं होता है, लेकिन सारांश और संक्षेपण जितना छोटा भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने देखी। तो भावार्थ आप करेंगे कैसे, इसमें क्या लिखेंगे भावार्थ में? देखिए, भावार्थ में आप लिख सकते हैं कि लेखक के हिसाब से सच्चे अर्थों में साहित्य वही होता है, साहित्य को हम परिभाषित कर सकते हैं लेखक के दृष्टिकोण से, जो मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करने में समर्थ हो, मनुष्य को मानव बना सके, यानी उसे मानवता सिखा सके। ऐसा साहित्य जो कि मनुष्य को कोई प्रेरणा न दे सके, उसमें किसी तरह की सहृदयता का विकास न कर सके, वो मात्र एक वाकजाल है, बातों का जाल है, वो सक्षम साहित्य नहीं कहा जा सकता है। ये चीज़ आप लिखें। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि लेखक ये कहता है, या लेखक के हिसाब से यह एक कठिन समय है। ठीक है, ये समय जो है आजकल चल रहा है, ये बहुत दुष्कर समय है और समाज जो है वो संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिक भेदभाव का शिकार हो गया है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया है और दलगत स्वार्थ ने मानवता को खंडित कर दिया है। आज महज मनुष्य की दलगत भिन्नता ही उसे मजाक का पात्र बनाती है। तो इस तरीके से आप भावार्थ लिख सकते हैं। मतलब पूरा जो गद्यांश का मूल निचोड़ है वो आपको लिखना है, थोड़ा सा बढ़ाकर। 5 अंक इसके लिए रखे गए हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें साहित्य के लक्ष्य के विषय में पूछा गया है। साहित्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो गद्यांश के आधार पर आपको इन्हीं विचारों को व्यक्त करना है। तो लिख सकते हैं आप बड़े आराम से, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आप लिख सकते हैं कि साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब शब्द से अर्थ निकालकर आप वहाँ से चीज़ अपनी बात शुरू कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो स और हित, स इसमें उपसर्ग है, हित मूल शब्द है। स का मतलब होता है साथ और हित मतलब भला। तो सबका एक साथ भला हो, ऐसा होता है साहित्य, जो कि भला कर सके। ऐसी रचना, ऐसी खूबियाँ जो कि लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में काम आए, वो साहित्य है। तो ऐसे में साहित्य का जो उद्देश्य है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब मानव मात्र के कल्याण के लिए इसी साहित्य को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहित्य जब अपने लक्ष्यों से भटक जाता है तो मानव मात्र का कल्याण उससे नहीं होता है, बल्कि मानवता का विनाश होता है। आजकल साहित्य वैसा ही हो गया है। कुल मिलाकर आपको साहित्य को परिभाषित करना है। तो आप लिखिए कि साहित्य का अर्थ होता है सहित, यानी सबका कल्याण, हित के साथ जो चीज़ है, ऐसा संग्रह जो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो साहित्य मनुष्य में मानवीय गुणों का परिष्कार करके उसे स्वावलंबी बनाता है, उसे अपने ऊपर निर्भर बनाता है, दूसरों का परमुखापेक्षी नहीं बनाता है, दूसरे का मुंह ताकने वाला नहीं बनाता है, और उसके हृदय को संवेदनशील और उदार भी बनाता है। उसके अंदर आत्मिक गुणों का विकास करता है और संकीर्ण स्वार्थ जो मनुष्य के दिमाग में चलते हैं उससे वो मनुष्य को उबारता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उस पर बल दिया जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। सच्चे अर्थों में साहित्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अब आइए आगे देखते हैं ग वाले को। ग वाले में कहा गया कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। अब ये जो रेखांकित पंक्तियां हैं यहाँ दिख तो रही नहीं है, लेकिन इसमें जो रेखांकन है उसे समझ लीजिए, ये शुरुआत सही है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यहाँ से लेकर मुझे संकोच होता है यहाँ तक, ये पूरा रेखांकन है। यहाँ तक पहली रेखांकित पंक्ति है। पंक्ति क्या है? पूरा पैराग्राफ है। तो इसकी आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या का आकार न तो सारांश संक्षेपण जितना छोटा होता है, न भावार्थ जितना मझले आकार का होता है। इसमें विस्तार की गुंजाइश होती है। अब यह है कि आपके पास समय कितना बचा है और जगह कितनी है, कॉपी में कितनी जगह है, उसके हिसाब से आप विस्तार कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए ना, ज़्यादा बड़ा भी हो जाए तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
व्याख्या में विस्तार होता है, बल्कि आप खोलकर अपने विचारों को विस्तार से लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलने की इसमें गुंजाइश होती है। हर टॉपिक की, हर चीज़ की अपनी डिमांड होती है। अब यही काम अगर आप सारांश संक्षेपण में कर देंगे, विस्तार दे देंगे, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन व्याख्या में आप कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इसमें व्याख्या क्या हो सकती है? व्याख्या ये हो सकती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि साहित्य का परम उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, मानवीय गुणों का विकास करना, तभी मानवता का कल्याण हो पाएगा। साहित्य से मनुष्य को अच्छी गति प्राप्त होती है, अच्छा उसका प्रारब्ध होता है, मतलब उसके जीवन का विकास होता है, वो उन्नयन के मार्ग पर चलता है, और उसके अंदर जो कुंठा और हीनता है उससे वो मुक्ति पाता है, स्वावलंबी बनता है। साहित्य से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, और साहित्य से मनुष्य में सहनशीलता, संवेदना और परस्पर दुख सुख के भावों की समझ का भी विकास होता है। यदि कोई साहित्य अपने उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहता है तो हम इसे सिर्फ बातों का जाल कह सकते हैं, वाकजाल कह सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। और मनुष्य आजकल का जो है वो निहायत ही स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने जाति, धर्म और हित के बारे में सोच रहा है, जबकि पूरी मानव जाति और समस्त जीव जाति का कल्याण सोचना यही साहित्य का कर्तव्य है और साहित्य को पढ़ने वाले का कर्तव्य है। तो मानव मात्र के कल्याण की वो सोच नहीं पा रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साहित्य अपने उद्देश्यों से भटक गया है और मनुष्य को सही दिशा दिखाने में सक्षम नहीं। इस तरीके से आप अपनी बात को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी नकारात्मकता अवश्य ही है, लेकिन उसमें चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता असल में गद्यांश में ही है। यहाँ थोड़ी सी नकारात्मक बात के साथ शुरू किया गया है, साहित्य की महिमा को खंडित किया गया है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ आपको करना है, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा था, ठीक है, ये वाला। इसके बाद अगला वाला जो रेखांकन है वो कुछ आपका यहाँ से है। आज नाना भांति के, कहाँ गया ये, यहाँ से है। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ये चीज़ यहाँ से है, ठीक। तो अब इसमें आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं इस पंक्ति की? ये जो पंक्ति है इसमें आप लिख सकते हैं कि आज का जो समाज है इसमें सर्वथा स्वार्थ ही स्वार्थ है। सब लोग सिर्फ अपना मतलब देख रहे हैं, मतलब अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो पीछे हट जा रहे हैं, हाथ पीछे खींच ले रहे हैं। और स्वार्थ ने मनुष्य के विवेक को नष्ट कर दिया है, और इसी विवेकहीनता ने समाज के भिन्न भिन्न समुदायों और दलों में फूट डाल दी है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समाज को बांट डाला है, समाज को विभाजित कर दिया है। अब इसी स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र अपने ही जाति हित या धर्म के बारे में सोचता है, और वह मानव मात्र के कल्याण के लिए सोच नहीं पाता। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली रेखांकित पंक्ति है उसमें आपको इसमें देखना होगा, ये कुछ यहाँ से है कि दुनिया जो है वो छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर दलों में बट गई, दलों में विभक्त हो गई। यही वाला रेखांकन है, इतनी जो पंक्ति है इसको रेखांकित किया गया है। ये आपकी तीसरी व्याख्या है। इसमें आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे कि सिर्फ अपने बारे में सोचना क्या है, स्वार्थ है, और अपनी प्रशंसा, अपने ऊपर मुग्ध होना, ये स्वार्थ को ही जन्म देता है। तो स्वार्थ संकीर्णता को जन्म देता है, और संकीर्ण स्वार्थ जो है ये समाज को तोड़ फोड़ डालता है। सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे तो यही काम बाकी लोग भी करेंगे, परिणाम क्या होगा? किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है उसका भी भला नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से समाज अलग अलग दलों में, अलग अलग समुदायों में बंट जाता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने व्याख्या की, ठीक। अब ये पैराग्राफ हो चुका है। अगला वाला पैराग्राफ देखिए, दूसरा पैराग्राफ यहाँ देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि परिवर्तन से हम बच नहीं सकते, परिवर्तन से हम भाग नहीं सकते, जो बदलाव होना है वो होगा, और परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करता है। अगर ये आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो पीछा परिवर्तन आपका तब तक करेगा जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश से सुरक्षा है, तथापि जोखिम लिए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्फूर्तिमय जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलित मार्ग खोजना पड़ता है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ आपको चलना पड़ेगा। संसार गतिमान है, लगातार चल रहा है, रुकता नहीं है, तो उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते, और भागेंगे तो परेशान होंगे। लेकिन आंखें मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना ये बहादुरी नहीं है, शूरता नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, लेकिन आंखें खोल कर बढ़ाना है, मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करना है हर हाल में, और पूर्वाग्रहों से काम नहीं लेना है। मतलब हर चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद ही उससे संबंधित तथ्य को स्वीकार करना है। उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला पर आपको तौलना चाहिए। न्याय का जो तराजू है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, या इसका आपको विश्लेषण करना चाहिए।
एक सीमा के भीतर प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, लेकिन केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से आपको संतुष्ट नहीं होना है कि नया है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं। हर नई चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, परिवर्तन होता है, कुछ चीज़ें जो है वो पहले की तुलना में और बुरी हो जाती हैं। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगाएं। हम ये सोचते हैं कि पुरानी चीज़ है, पुरानी बातें हैं, पुराने रीति रिवाज हैं या पुरानी वस्तुएं ही हैं तो बेकार हो गई होंगी, लेकिन वो पुरानी कहावत है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें से ज़्यादातर सोने की होती हैं, मतलब उनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। वो आज के समय में अगर आप उन्हें नकार देते हैं तो वो दोबारा आपके हाथ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो पुरानी बातों और पुराने जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको भी आपको उसी तरीके से विश्लेषण करना है जैसे नए वाले को कर रहे हैं। नए वाले को भी उतना ही खंगालिए, दोनों को आपस में तुलना करके देखिए। वही तराजू की बात की गई ना, जो तराजू में दो पलड़े होते हैं और एक पलड़े पर आप नई परंपराओं को, नई चीज़ों को रखिए और दूसरे वाले पर पुराने वाले को रखिए, देखिए कौन सा भारी होता है। जो भारी हो उसको स्वीकार करिए। तो यही सब कहने का मतलब है। साथ में ये कहा गया कि नवीन को भूत की भांति भय का कारण ना बनाए, मतलब नई चीज़ से डरिए नहीं। तो निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? ये गद्यांश तो आपने पढ़ा, लेकिन इसका मूल मतलब क्या है? तो मतलब यही है, देखिए इसमें परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी खुद को बदलती रहती है, तो समाज भी परिवर्तित होता है। अब यहाँ विज्ञान की जो तर्कशीलता है और साहित्य की जो भावनात्मकता है, इसके बीच का सामंजस्य बिठाने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया कि आवश्यक नहीं है कि हर नई चीज़ जो है वो बेहतर ही हो। इसीलिए जितना हम नए के पीछे भागते हैं उतना ही विश्लेषण हमें पुराने वाले का भी करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पुराने वाले में से भी कितनी चीज़ें प्रासंगिक, जिन्हें कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं कि पुराना है तो खराब ही होगा। यही सारी बातें हैं। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि शीर्षक क्या है। शीर्षक का चयन आपको पीछे भी करना था, ठीक, और यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर शीर्षक के लिए नंबर मिलेंगे। पीछे जो पिछला पैराग्राफ था उसमें नंबर नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि चुनिए। तो यहाँ पर ये पहले वाले पैराग्राफ में एक चीज़ रह गई थी, शीर्षक का चयन। इसका सही शीर्षक क्या होना चाहिए? सच्चा साहित्य, साहित्य का उद्देश्य, ऐसे बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप जो चुने वही सभी लोग चुने, इसमें भिन्नता हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य सही सार्थक होना चाहिए। तो साहित्य का उद्देश्य ये आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो आपको शीर्षक बताना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए 5 अंक आपको मिलने वाले हैं और शीर्षक में नंबर कटते नहीं हैं। अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो नंबर पूरे ही मिलते हैं। तो इसमें आप शीर्षक क्या लिखेंगे? संतुलन का महत्व, क्योंकि संतुलन की ही तो बात की जा रही है। संतुलन ही सब कुछ है। अगर आप नए पुराने के बीच का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसका शीर्षक यही हो सकता है। इसके बाद पूछा गया कि प्राचीन और नवीन में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार करके बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन का मतलब क्या है? नई चीज़ों का आगमन। अब नवीनता के काल के गर्त में समाहित होकर प्राचीनता जो है वो परिवर्तित होती रहती है। पुरानी चीज़ें बदलती हैं, नई चीज़ें उनका स्थान लेती हैं और प्राचीनता हमें हमारे मूल और आधार से जोड़े रखती है। वहीं नवीनता जो है वो भविष्य की ओर देखने के लिए बाध्य करती है। दोनों में से आप किसी को भी नकार नहीं सकते। न तो आप पुरानी चीज़ को नकार सकते हैं, क्योंकि अगर उसे नकारा तो फिर आपकी जड़ ही समाप्त हो जाएगी और जड़ समाप्त होने का मतलब है कि समूल विनाश, ठीक। तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो ये गलती। और नई चीज़ों का जो भविष्य का द्वार है उसकी ओर भी देखना आवश्यक है, नहीं तो आप एक जगह स्थिर होकर नष्ट हो जाएंगे, वो भी दिक्कत। तो बीच का बैलेंस करना आवश्यक है। वही चीज़ है कि प्राचीनता जो है वो नवीनता में परिवर्तित होती रहती है और दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। मतलब प्राचीनता जो है वो हमें अपने मूल आधार से जोड़ कर रखती है, नवीनता जो है वो सुनहरे भविष्य के सपने दिखाती है। अब भविष्योन्मुख दृष्टि जो है ये प्रगति की परिचायक है, प्रगति सभी करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच का संतुलन हमें मूल रूप से जुड़े हुए प्रगति करने के अवसर प्रदान करता है। और पूर्वाग्रह और अंधविश्वास जो कि क्रमशः प्राचीनता और नवीनता से उपजते हैं। पूर्वाग्रह जो है वो प्राचीनता की देन है और अंधविश्वास जो है वो नवीनता की देन है। आंख मूंद कर अगर आप नई चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं तो वही है अंधाविश्वास। और ये दोनों ही जो है ये उद्देश्य को नष्ट कर देते हैं। प्राचीन और नवीन के बीच का जो संतुलन है उसके उद्देश्य को खा जाते हैं। इसलिए हमें इसके मध्य के संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ वही पूछा गया है कि संतुलन क्यों आवश्यक है, इस पर आपको अपने विचार लिखने थे। अब इसके बाद ग वाले में कहा गया कि संक्षेपण करिए, ठीक है, संक्षेपण करिए। संक्षेपण अत्यंत संक्षिप्त होता है। ये आवश्यक नहीं है कि पैराग्राफ अगर आपका बहुत बड़े साइज़ का है तो उसी हिसाब से आप ये रेशियो बनाने लगे कि इसमें से कितना 1/3 होगा।
1/3 की बात नहीं है, वो तो एक रेंज आपको दी जाती है कि उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। लेकिन संक्षेपण आपको संक्षिप्त लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन का बहुत होता है, उससे ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें संक्षेपण हो सकता है कि परिवर्तन और संतुलन, ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके परिवर्तन से बचने का प्रयत्न हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। परिवर्तन जो हो रहा है उसके बीच में, नए और पुराने के बीच का जो संतुलन है, अगर उससे हम नहीं बिठा पाते हैं या उससे बचने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी दुर्गति को आमंत्रित करते हैं। स्थिरता में सुरक्षा और जोखिम दोनों है। स्थिरता और गतिशीलता के बीच का जो संतुलन है वही हमें बनाना होगा। स्फूर्तिमय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और प्राचीन और नवीन के बीच का संतुलन भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। हमें पूर्वाग्रह और अंधविश्वास दोनों को त्यागना होगा, तभी हम दोनों को अपना पाएंगे, मतलब प्राचीनता को भी और नवीनता को भी। प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन की ही भांति हमें नए प्रयोग को भी उतनी ही तर्कशीलता की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का आपने संक्षेपण किया और यहाँ पर आपको 20 अंक इसके लिए मिलने वाले हैं। मतलब सोच लीजिए कि 3-4 लाइन लिखकर आपको 20 अंक मिलेंगे। इससे ज़्यादा फायदे का सौदा क्या हो सकता है। अब नीचे आपको प्रश्न, जो पत्र लेखन वाला प्रश्न है वो हल करना है। तो इसमें कहा गया कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करेंगे, ठीक है। तो अधिसूचना के लिए आपको प्रारूप तो बनाना ही होगा, लेकिन अधिसूचना की विशेषता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, ये भी आपको लिखना है, ठीक। परिभाषित कर रहे हैं तो उसमें विशेषता साथ में रहेगी। तो पहली और द्वितीय श्रेणी के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए या फिर उनका प्रमोशन होना है, पदोन्नति होनी है, या फिर प्रतिनियुक्ति होनी है, स्थायीकरण उनका होना है, स्थायी सेवा उन्हें दी जानी है, सेवानिवृत्ति से संबंधित सूचना है, तैनाती है, अवकाश की स्वीकृति है। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं, इस वैरायटी की जो सूचनाएं होती हैं, सरकारी सूचना, उसको अधिसूचना कहा जाता है। और अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्तर से जारी की जाती है और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। विशेषता में बहुत सारी चीज़ें हैं। विधिक महत्व इसका है, ये उन विषयों में प्रयोग की जाती है जिसमें कि शासन जो है वो नीतिगत मुद्दा अपना सम्मिलित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा इसको जारी किया जाता है अधिसूचना को, ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसका प्रकाशन सरकारी गजट में होता है। जनता को सूचित करना इसका मूल पर्पज़ होता है। और अधिसूचना का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो मूल उद्देश्य ये होता है कि सरकार का निर्णय जो है या उससे संबंधित जानकारी ये अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ जनता को भी हो, क्योंकि जवाबदेही प्रशासन का अभिन्न अंग है, उसको सुनिश्चित किए बिना काम नहीं हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। साथ में इसमें पृष्ठांकन अनिवार्य होता है, वो आप लिखना ना भूलें। तो वो तो हर पत्र के लिए। अब इसके बाद अधिसूचना का आपको लिखना होगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना आपको तैयार करनी है। तो आप लिख सकते हैं, मतलब अधिसूचना में क्या होता है, जो इसका मास्ट हेड है, मतलब इसमें आप जो सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रकाशनार्थ इस तरीके से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं कार्मिक मंत्रालय। चूंकि यहाँ नियुक्ति और प्रमोशन की बात हो रही है तो ये कार्मिक विभाग ही इस काम को देखता है। तो कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 1, इस तरीके से आप यहाँ ऊपर डाल सकते हैं, ठीक, अधिसूचना के प्रारूप में। उसके बाद कोई काल्पनिक पत्र संख्या, अधिसूचना की संख्या डाल दीजिए। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आप डाल सकते हैं। और कोई दिनांक डाल दीजिए, साथ में स्थान लखनऊ, ठीक, इस तरीके से। अब इतना लिखने के बाद नीचे अधिसूचना हेडिंग डालिए, अधिसूचना मोटी सी हेडिंग डालिए और लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, और संक्षेप में लिखना होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ ने, मतलब लखनऊ से प्रकाशित हुई है, तो इसने राज्य के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने का, यानी आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अभी 60 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको विस्तार देते हुए 62 साल करने का फैसला लिया है। और यह वृद्धि जो है ये दिनांक 1 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी। अब इतना लिखने के बाद मूल बात आपने लिख दी, जन सामान्य को भी सूचित कर दिया इसमें अधिसूचना के माध्यम से। उसके बाद नीचे दाहिनी ओर आपको लिखना होगा जिसकी आज्ञा से यह अधिसूचना जारी हो रही है। तो यहाँ चूंकि कार्मिक विभाग जो है वो जारी कर रहा है, तो इसके जो मुख्य सचिव हैं वही अनुमति देंगे, उन्हीं के पास अनुमति का अधिकार है। तो आज्ञा से हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, कोई हस्ताक्षर मत करिएगा। और नीचे कोई काल्पनिक नाम अ ब स, मतलब नाम नहीं लिखना है, कल्पना में कोड वर्ड लिख देना है, अ ब स या क ख ग, इस तरीके से। और नीचे उनका पद नाम यानी मुख्य सचिव, इस तरीके से आपको लिखना होता है। ये है अधिसूचना का पूरा ढांचा। लेकिन बात यहीं पर पूरी नहीं होती है, अभी पृष्ठांकन नीचे वाला शेष होता है, ठीक है। दाहिनी ओर तो आपने प्रेषक का अता पता लिख दिया, उसका पद नाम लिख दिया, लेकिन नीचे आपको कायदे से तरीका ये होता है, मतलब कहीं कहीं आपको नहीं भी मिलेगा, लेकिन जो अधिसूचना की संख्या आपने ऊपर लिखी थी ना, पत्रांक जिसे कहा जाता है, तो वो पत्रांक आपको नीचे बाईं ओर भी यहाँ लिखना चाहिए। साथ में प्रतिलिपि आप कहाँ कहाँ प्रेषित कर रहे हैं, तो प्रतिलिपियाँ प्रेषित सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए,
अब जहाँ जहाँ प्रेषित करना है उसको लिख दीजिए, जैसे अनुसचिव शिक्षा विभाग को भेज दीजिए, वहाँ पे ये काम देगी। कोषाधिकारी जो है उनको भेज दीजिए, मीडिया मीडिया संसाधन है उनको भेज दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और मान लीजिए बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिलिपियाँ किसको किसको प्रेषित करें, मतलब ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आयोग का मूल उद्देश्य होता है आपके पत्र के ढांचे को चेक करना कि आप पत्र लिख पा रहे हैं कि नहीं। इससे नहीं मतलब है कि आप प्रतिलिपियाँ ठीक से प्रेषित कर पा रहे हैं या नहीं। प्रतिलिपियाँ प्रेषित उसके बाद 1 2 3 ऐसे नंबर डालकर भी अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नंबर उतने ही मिलेंगे जितना कि ऐसे लिखने पर मिलते हैं। अब ये अलग बात है, देखिए परीक्षक के मूड पर भी निर्भर करता है। कुछ जो परीक्षक होते हैं वो एकदम परफेक्शन की अपेक्षा रखते हैं, तो परफेक्शन की अपेक्षा रखेगा तो संभव है कि वो आपसे ये उम्मीद रखे कि जो प्रतिलिपियाँ प्रेषित करने वाला मामला है उसमें भी आप कुछ न कुछ लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसे ब्लैंक भी छोड़ देते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर डाल के तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रतिलिपियाँ प्रेषित आपने लिख दिया, प्रतिलिपियाँ किसको किसको भेजनी है वो लिख दिया। अब ये प्रतिलिपियाँ बिना अनुमति के प्रेषित नहीं हो सकती हैं, तो एक बार फिर से आप दाहिनी ओर आएंगे। यहाँ पर प्रतिलिपियों का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा नीचे एक लाइन का गैप देके आप दाहिनी ओर आएंगे और लिखेंगे आज्ञा से, जिसकी आज्ञा से ये प्रेषित हो रही है। तो ये मुख्य सचिव की ही आज्ञा है, जो कि उन्हीं के सौजन्य से पत्र जारी हो रहा है। तो हस्ताक्षर अ ब स मुख्य सचिव ऐसे करके आप लिख दीजिए, ये आपकी अधिसूचना हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पत्र का प्रश्न है, इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए विषय आपको दे दिया है, एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करिए। अर्धशासकीय पत्र आपको लिखना है और इसमें विषय क्या है। पहली चीज़ तो अर्धशासकीय पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट मत लिखिएगा। और इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पहले की मांगी गई जो सहायता है उसको यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके स्वीकृत किया जाने के लिए आग्रह किया गया है, ठीक। मतलब वो सहायता मिलनी चाहिए, उसमें विलम्ब न हो, इसका आग्रह किया गया है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ख वाला आपने देखा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए अर्ध सरकारी पत्र में चूंकि परिभाषा तो पूछा नहीं है, यहाँ परिभाषा आपसे नहीं पूछ रहा है, तो परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। तो सीधे आप पत्र के प्रारूप पर आ जाइए। और अर्ध सरकारी पत्र में आपको विषय नहीं लिखना है, तो सीधे सीधे क ख ग आप लिख दीजिए। सचिव स्तर की अधिकारी की ओर से ये जारी हो रहा है, तो क ख ग या अ ब स सचिव। और इसके बाद दाहिनी ओर अर्धशासकीय पत्र संख्या, कोई काल्पनिक संख्या आप डाल दीजिए। और चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है, तो स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। स्थान का नाम लखनऊ, दिनांक आपका जो भी है वो डाल दीजिए। तो बाईं तरफ आपके प्रेषक का आता पता हो गया, उनका पदनाम हो गया नीचे, और इधर उनका एड्रेस हो गया, साथ में पत्रांक हो गया। अब नीचे आप सीधे यहाँ से संबोधित करिए, प्रिय महोदय या प्रिय श्री महोदय, या इस तरह के और भी जो आत्मीयता पूर्वक संबोधन होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, जिसके कारण हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों बच्चे जो है वो मारे गए, या मतलब समस्याएं हो रही हैं कुल मिलाकर। तो पिछले माह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ये डिमांड की थी कि सहायता उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई यथोचित जवाब नहीं मिला है और परिस्थितियां बिगड़ती जा रही, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो लिख सकते हैं, और चाहे नहीं बल्कि इसमें आपको आग्रह तो करना ही पड़ेगा, प्रेम पूर्वक आग्रह करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि आपसे मेरा ये विनम्र आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, खुद ध्यान देने का कष्ट करें, और जो सहायता राशि स्वीकृत हुई है उसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो ये चीज़ है ताकि समस्या से निजात पाई जा सके। अब इसके बाद नीचे जब इतना आपकी बात पूरी हो जाए, ये मूल हिस्सा होता है पत्र का, पत्र की मेन बॉडी होती है, तो उसके बाद नीचे सम्मान सहित या सादर आप ऐसे लिख दीजिए। मतलब यहाँ तक आपने अपनी बात खत्म की, तो बीच में यहाँ पर सादर, और सादर के बाद ऐसे खड़ी पाई दे दीजिए। और फिर अब यहाँ पर प्रेषक का एक बार फिर से उल्लेख करना होगा दाहिनी तरफ, तो भवनिष्ठ हस्ताक्षर क ख ग, वही सचिव वाला। अब आप प्रेषित किसको कर रहे हैं, ये तो आपने प्रेषक का लिखा यानी खुद का लिखा। प्रेषित किसको कर रहे हैं, यानी जो प्रेषिती है इस पत्र का वो सचिव होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के। मतलब एक जो सक्षम अधिकारी है सचिव स्तर का, वो दूसरे मंत्रालय या विभाग में सचिव स्तर के अधिकारी से ही वार्तालाप कर रहा है, बराबरी का मामला है। तो यहाँ पर सचिव, यह जो प्रेषिती वाला मामला होता है ना, देखिए जैसे पत्र है तो उसमें आपने मेन बॉडी लिखी, अब उसके बाद प्रेषक का जो अता पता हस्ताक्षर है उसको यहाँ पर लिखा। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ बाईं तरफ, यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम लिखा जाता है, प्रेषिती श्री य र ल व, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ऐसे, ठीक। इतना लिखने के बाद आपका अर्धशासकीय पत्र पूरा हो जाता है।
तो यहाँ तक हमने पत्र लेखन को निपटाया। अब इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय वाला शुरू हो गया है। तो उपसर्ग प्रत्यय में आप देखें यहाँ पर सब मिलाकर आपको दे दिया है, इसमें सेपरेट नहीं किया है। तो अधि उपसर्ग है, परि है, भर है, अठ है, नी है, खुश है, इक है, आइन है, प्रत्यय यहाँ आ गए हैं, आई है और अक्कड़ है। इनसे आपको बनाने हैं, शब्द बनाने हैं, एक एक शब्द की रचना करनी है। ये सारे यहाँ पर दिए हुए। तो सबसे पहले अधि है, तो अधि एक उपसर्ग है, इससे आप अधिकार बना सकते हैं, अध्यात्म बना सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। इसके बाद परि है, परि से परिक्रमा है, परिधि है, परिसीमन है, परिभ्रमण है। ठीक। भर से, तो भर से भरपेट, भरपूर, भरसक, ये सब है। और अठ से अठन्नी, अठखेलियाँ, अठवारा, अठमासा, ये सारे बन सकते हैं। नी उपसर्ग से निषेध हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, निठल्ला हो सकता है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। खुश से, ये खुश जो है ये उपसर्ग है विदेशी भाषा का, तो खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशखबरी, ये सारे बन सकते हैं। इक से शाब्दिक, आर्थिक, व्यवहारिक, औपन्यासिक, ये सारे बन सकते हैं। ये प्रत्यय है यहाँ पर। आइन से क्या बन सकता है, तो आइन से बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका बन सकता है, ठकुराइन, पंडिताइन, ललाइन, ऐसे बन सकता है। और आई जो यहाँ अंतिम प्रत्यय आप देख रहे हैं, अंतिम नहीं है, उसके बाद अक्कड़ भी है। तो आई से क्या बना सकते हैं, तो मिठाई, लिखाई, इस तरह से जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये आई प्रत्यय को जोड़ने से बनने वाले शब्द हैं। अक्कड़ से क्या बन सकता है, तो अक्कड़ से पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़, इस तरह के जो शब्द हैं वो बन सकते हैं। इसके बाद अब आपको करना है विलोम। तो विलोम में आप क्या करेंगे, आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता ही है, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, सकर्मक का अकर्मक हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, घात का प्रतिघात होता ही है, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। ऐसे करके आप विलोम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अब वाक्य शुद्धि और वर्तनी शोधन आ गया। ये 5-5 अंकों का 2 हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको वाक्य शुद्ध करने हैं। कहा गया कि यह आंखों से देखी घटना है, तो इसे शुद्ध करके आप कैसे लिखेंगे, इसको शुद्ध करके आप लिख सकते हैं यह आंखों देखी घटना है। आंखों से देखी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ, तो आप लिखिए कि 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद प्राप्त हुआ, ये लिखने का कोई मंतव्य नहीं है। 100 रुपये प्राप्त हुए, क्वामा धन्यवाद। उसके बाद खड़ी पाई। गीता ने सीता से पूछा सीता कहाँ चली गई थी। संज्ञाओं का आप इस्तेमाल बिना मतलब अगर करते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। सर्वनाम की जगह पर आपने संज्ञा इस्तेमाल की तो इसलिए वाक्य गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ सर्वनाम संबंधी दोष है, लिखेंगे कैसे। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, सीधे सीधे अधिकांश में भाग शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है। मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने कहा कि कल मत आना, बोला नहीं बल्कि कहा। अब यहाँ वर्तनी शोधन करना है, तो लिखा हुआ है शिक्षणेतर। ठीक, शिक्षणेतर, तो शिक्षणेतर जो शब्द है इसे आप शुद्ध कैसे करेंगे, इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो त के ऊपर एक आधा त और चिपका हुआ है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे ही होता है शिक्षणेतर, पूरा त होता है, इसमें आधा त कहीं भी नहीं लगेगा। वैसे ही उपरोक्त लिखा हुआ है तो उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपरयुक्त होता है। सौहार्द लिखा है ना, तो सौहार्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं द के साथ ऐसे नीचे र लगा हुआ है रेफ वाला, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। सौहार्द सीधे सीधे, मतलब इसमें आप ये जो नीचे से र की मात्रा है इसको हटा देंगे। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा र लगा हुआ है ना नीचे से उसको हटा देंगे, आपका काम ठीक हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है पूजनीय, तो पूजनीय नहीं होता, या तो आप पूज्य लिख दीजिए और नहीं तो फिर पूजनीय लिख दीजिए। पूजनीय सीधे सीधे ज पूरा रहेगा इसमें, इस तरीके से। इसके बाद सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है, इसमें ता प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपने वर्तनी शोधन किया। अब इसके बाद वाक्यांश हेतु एक शब्द है, इसको आप देखें, इसमें लिखा हुआ है आकाश को चूमने वाला। ठीक, आकाश को चूमने वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला या आकाश को चूमने वाला, तो आकाश चुंबी आप लिख सकते हैं या गगन चुंबी भी लिख सकते हैं। संध्या और रात के बीच का समय, संध्या क्या है, ये दिन और रात की संधि होती है, और संध्या का भी जो अंतिम पड़ाव होता है उसको कहा जाता है गोधुली। गायें अपने गोष्ठ में, अपने गौशाला में वापस लौटती हैं, उनके खुर से जो धूल उत्पन्न होती है, इसी वजह से नाम पड़ गया गोधुली। तो रात और संध्या के बीच का समय है गोधुली। 100 में से 100, तो 100 में से 100 यानी 100%, शत मतलब 100, 100% यानी पूरा 100%। इसमें एक चीज़ छूट गई है, ये 4 ही दिया हुआ है। एक इसमें वाक्यांश होना चाहिए हमेशा रहने वाला, जो सदैव रहे, तो जो सदैव रहे उसको शाश्वत कहेंगे।
जो बात वर्णन से परे है उसको वर्णनातीत कह सकते हैं। ठीक, जो बात वर्णन से परे है उसको वर्णनातीत कह सकते हैं। अब यहाँ 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। ये 30 नंबर का मामला है। गद्यांश अवबोधन, पत्र लेखन, इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है वो यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ देखें पहला लिखा हुआ है नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती एक प्रकार का वाद्य होता है और नक्कार का मतलब होता है नगाड़ा। तो नगाड़ा जहाँ बज रहा है वहाँ तुतूरी की आवाज़ या तुरही जो है उसकी आवाज़ कहाँ सुनाई देगी। तो इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? इससे आप अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए इसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले तो आप जो मुहावरा या लोकोक्ति है उसका क्रमांक डालिए, जैसे 8वें का पहला, उसके बाद अर्थ हेडिंग डालिए। अब इसका जो अर्थ है उसको लिख दीजिए। तो अर्थ क्या है? बड़े लोगों के बीच में छोटों की सुनवाई नहीं होती है। ठीक, इस तरीके से आपने लिखा। अब उसके बाद नीचे हेडिंग डालिए वाक्य में प्रयोग या फिर प्रयोग, और हेडिंग डालकर इस लोकोक्ति का या इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें करिएगा। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, वरिष्ठ अध्यापकों के बीच में कनिष्ठ सहायक और अध्यापकों की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मतलब सुनवाई नहीं होती है। ऐसे करके बहुत सारा वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी वाला आप कर सकते हैं। या नेताओं में भी आप जो नए नए हैं और दिग्गज नेता हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। इसके बाद मक्खी मारना। मक्खी मारना मतलब फालतू बैठे रहना, बेकार काम करना, आपके पास समय ही समय बर्बाद करने के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी बैठकर मक्खियाँ मार रहे थे, कोई फरियादी नहीं पहुंचा, ऐसे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी। तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाने का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को कहना, जितनी वो है नहीं उससे कहीं ज़्यादा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा जितनी योजनाएं हैं उसको प्रशासनिक अधिकारी तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। या फिर आप इसको घरेलू झगड़े से जोड़ सकते हैं कि जरा सी बात थी, ये दो भाइयों के बीच की कहा सुनी थी और बात बढ़ते बढ़ते तिल का ताड़ हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। ऐसे आप लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। सिर आंखों पर बैठाने का क्या होगा? इसका हो जाएगा बहुत आदर सत्कार करना। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए इसमें मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ इत्यादि तो आप जानते ही हैं और पढ़ेंगे, इसको रटने का काम होता है। इसमें अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य आप इस्तेमाल करिए उसमें जहाँ पर वो लोकोक्ति या मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, उसके नीचे रेखांकन कर दीजिए ताकि वो सहज ही दिखाई दे। इसके बाद है हवा का रंग देखना। यहाँ देख रहे हैं हवा का रंग देखना। तो हवा का रंग देखने का क्या होता है? स्थिति देखकर काम करना, माहौल पहचानना कि इस समय परिस्थिति कैसी। ढाक के 3 पात यानी सदा एक जैसी दशा। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। यहाँ आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं। ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है? हमेशा एक जैसा रहना, स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, लोकोक्ति है, मतलब बिना जांचे परखे किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका पानी हो या गुरु हो, कुछ भी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग इसका कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए। मतलब जो व्यक्ति खेती या खेत रहने के बावजूद पैसे के लालच में परदेश जाता है उसका जन्म बेकार है। क्योंकि कृषक जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति होता है। अगर आपके पास ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, तो उससे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ कोई और दूसरी नहीं हो सकती। तो वही चीज़ यहाँ कृषि की महिमा को बताया गया है। ये चीज़ आपने देखी। फूहड़ चाले नौ घर हाले, इसका मतलब क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति बेसहूर है, मतलब उसके पास कोई ढंग नहीं है, बेढंगा आदमी है, तो वो अपने कृत्य से अपने को तो नुकसान पहुंचाता ही है, बाकी लोगों को भी हिला कर रख देता है, यानी परेशान करके रख देता है। एक काम उससे करवाया जाएगा, सब तहस नहस करके रख देगा। तो उसी के लिए ये कहावत बन गई है कि मतलब फूहड़ लोग जब चलना आरंभ करते हैं तो 9 घर आसपास के हिलने लगते हैं, सबको ये तहस नहस कर देते हैं, मतलब उठा पटक कर देते हैं। तो इसमें आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने ही द्वारा जो किया गया पुरुषार्थ होता है वही फलित होता है। इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। तरीका इसका सही पता होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें रटंत विद्या ही काम करती है। इसमें चीज़ें स्टैटिक होती हैं, जो अर्थ है वही रहेगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न पत्र का पूरा विश्लेषण समाप्त किया है। ऐसे ही अन्य जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।